क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कभी भी आप स्टेज पर गए हो और आप अचानक भूल जाते हो कि आपको क्या बोलना था? जब भूल जाते हो तो भूलते भूलते आपको ये समझ नहीं आता कि नई लाइन कैसे बोले, पुराने सेंटेंस को कैसे लिंक करें, या फिर हम जो बोल रहे हैं क्या ऑडियंस उसमें एंगेज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम आती है कंटेंट के कारण। अगर आपके दिमाग में ये क्लियर होता है कि आपको कंटेंट किस तरह से बोलना है, किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, या फिर वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला है जिसके कारण आप कोई भी टॉपिक पे बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग लगता है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्य मोगरे, नेशनल ट्रेनर और स्पीकर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तब आप किस तरह से अपने आप को बेहतर तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, किस तरह से आप ऑडियंस का ध्यान आकर्षित कर पाते हैं, और किस तरह से आप ऑडियंस को एक रीजन दे पाते हैं कि ऑडियंस को आपकी बातों में इंटरेस्ट लेना चाहिए, आपके कंटेंट में इंटरेस्ट लेना चाहिए, और ये आप भरोसा जगा पाते हैं कि आप जो भी बोलने वाले हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही ऑडियंस को ये बिलीव हो जाता है, ऑडियंस को उस पर भरोसा करना चाहिए या फिर आपकी बातों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अगर जब हम बात करते हैं कि कभी भी हम किसी भी टॉपिक पर हम प्रिपेयर्ड होते हैं और जब हम स्टेज पर जाते हैं तो स्टेज पर जाने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी चीजों को भूल जाते हैं। भूलने के बाद हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और यही चीज आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होने लगती है और आपका कॉन्फिडेंस डाउन लगने लगता है। जब ऐसा मोमेंट आता है तब आप देखेंगे कि ऑडियंस आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही होती है कि आप कुछ बोलेंगे, और अपने आप में ये इतनी एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है जब आपकी बात आप बोलते बोलते अटक जाते हैं। तो किस तरह से हम अपने कंटेंट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरह से जब हम अपने विचारों को रख रहे हो तो ऑडियंस के दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए, एक पूरी कंप्लीट मूवी बननी चाहिए कि हाँ, किसी मूवी की शुरुआत क्या थी, उसका इंटरमिशन क्या था, उसका क्लाइमेक्स क्या था, ये पूरी पिक्चर अगर आप ऑडियंस को क्लियर दिखा पाते हैं तो ही आपकी स्पीच, तो ही आपका कंटेंट सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को जाके टच करता है, और तभी आप किसी भी ऑडियंस के इमोशनली टच होने का एक रीजन बनते हैं। तभी ऑडियंस आपसे फीलिंग के बेस पे आपके साथ कनेक्ट होती है। अदरवाइज आप कुछ भी बोल रहे हो और अगर वो सीक्वेंस में नहीं है या वो आगे पीछे है तो सारी चीजें अपने आप बेकार होती चली जाती है। सपोज करिए आप एक मूवी देख रहे हो और मूवी का क्लाइमेक्स में क्या होने वाला है आपको पहले बता दिया जाए, या फिर जो शुरुआत है वही आपको 1 घंटे बाद समझ में आए, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो मूवी आपको बोरिंग लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप स्टोरी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और आपके बोलने में ये एक बहुत बड़ा लैकिंग होता है। तो दोस्तों, ऑडियंस को कनेक्ट रखने के लिए, ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए, चाहे आप 5 मिनट का स्पीच दे रहे हो या आप 2 घंटे का सेमिनार कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है कि शुरुआत, उसका बीच और उसका अंत किसी भी कंटेंट का आपस में लिंक होना जरूरी है। अगर ऑडियंस को ये रिलेट नहीं हो पा रहा है कि पहले आपने क्या बोला था और अब आप क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो, तो आप देखेंगे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट आपके स्पीच से कम होने लगता है। तो जो भी आप बोल रहे हो आप उसको प्रॉपर सीक्वेंस में बोलिए, आप इस तरह से बोलिए कि लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो वो कौन सा मेथड है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके कारण आपका कंटेंट एक इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता है और वो साथ ही साथ एंगेजिंग कंटेंट बनता है कि लोगों का आप जब बोल रहे हो तो वो ध्यान नहीं भटकता है। वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो है स्ट्रक्चर मेथड। स्ट्रक्चर मेथड इतना इंपॉर्टेंट मेथड है कि अगर आपने एक बार इसका मैथमेटिक्स समझ लिया, अगर आपने इसका एक बार कैलकुलेशन समझ लिया, तो आप किसी भी विषय को इंटरेस्टिंग बना के बोलना आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे दोस्तों कि आप कभी भी कोई भी कंटेंट की या कोई भी टॉपिक पे जब आप बोल रहे हो तो उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के ऊपर ऑलरेडी हमने पहले वीडियो में जाना कि इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, अपना खुद का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके टॉपिक का भी एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। प्रॉपर इंट्रोडक्शन जब आपके टॉपिक का होता है
तब आप समझ पाते हो कि आप उस टॉपिक से जुड़ते हो। पहले ऑडियंस एक पर्सन से जुड़ती है जो ऑलरेडी स्पीकर है, उसके बाद वो टॉपिक से जुड़ती है जो उस टॉपिक को डिलीवर कर रहा है, और अगर वो टॉपिक से प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाती है तो वहां पे लोगों को एफर्ट लगाना पड़ता है अपने तरफ से कि वो आपको सुनने और सुनते समय वो अपनी चीजों को एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के वो रिकॉल करते हैं। दोस्तों, एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है, जो लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई भी स्टोरी बोल रहे हो या कोई भी आप विषय पे बात कर रहे हो, चाहे आप मोटिवेशनल कंटेंट बोल रहे हो, चाहे आप नॉलेजेबल कंटेंट बोल रहे हो, या किसी भी प्रकार की अगर आप स्पीच दे रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपका कंटेंट शुरुआत में ही एंगेज कर ले लोगों को। पहला तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी इंप्रेस करने की, आज मैं बात कर रहा हूं एंगेज करने की। तो एंगेज जब लोग होने लगते हैं और जब आपसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो आप देखेंगे कि आगे भी ये चांसेस बनते हैं कि लोगों का ध्यान आपके स्पीच से, आपकी पर्सनालिटी से दूसरी तरफ नहीं जाता है। तो स्पीच देना चाह रहे हैं, यानी कि 1 घंटे का अगर मान के चलो आप सेशन करना चाह रहे हो, 2 घंटे का सेशन करना चाह रहे हो, या 15 मिनट का सेशन करना चाह रहे हो, ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग आपके साथ ज्यादा एंगेज होते हैं। दूसरा पार्ट आता है दोस्तों किसी भी स्पीच का, किसी भी टॉपिक का, वो होता है बॉडी, और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंक्लूजन। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन पे। सपोज करो अगर मान के चलिए आप 250 वर्ड का यानी कि 250 वर्ड का आप एक स्पीच तैयार करते हो, तो इसके इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आप कुछ वर्ड आप एलोकेट कर दोगे, वो होते हैं 30 से 40 वर्ड, यानी कि 3 से 4 सेंटेंस। ये इंट्रोडक्शन का नियम है कि अगर आप कभी भी किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सो मेक श्योर कि वो 40 से 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एवरेज हम माने तो वो 40 से 50 वर्ड का वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब हमारे पास बचते हैं दोस्तों 250 में से 50 वर्ड। अगर सपोज करो आप इंट्रोडक्शन के लिए निकाल देते हो तो 200 वर्ड। 200 वर्ड में से जो आपका पहला बॉडी पैराग्राफ होगा, जो पहला बॉडी पैराग्राफ होगा, यानी कि जो आपका मेन कंटेंट होगा, उसका अगर वो पहला पैराग्राफ अगर आप डिसाइड करते हो, तो वो पैराग्राफ होगा आपका 70 से 80 वर्ड का। अभी भी आपके पास लगभग 120 वर्ड बचते हैं। जो दूसरा बॉडी पैराग्राफ होगा वो होगा आपका 70 से 80 वर्ड का, और आखिरी में जो कंक्लूजन आएगा वो होगा 30 से 40 वर्ड का। हम इन चीजों को पूरी डिटेल से आज समझने वाले हैं कि किस तरह से हमको अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से हमको अपना बॉडी पैराग्राफ प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरह से हमको बॉडी पैराग्राफ 2 प्रिपेयर करना चाहिए, और किस तरह से हमको कंक्लूजन पे बात करनी चाहिए। अगर हम सबसे पहले पैराग्राफ की बात करें, यानी कि 250 वर्ड के स्पीच में जो हमारा पहला पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा। इसमें अगर हम 4 से 5 सेंटेंस की बात करते हैं, तो शुरुआत के 2 सेंटेंस दोस्तों होते हैं आपके खुद के इंट्रोडक्शन के लिए। 2 सेंटेंस में आपको कोशिश करना है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे इंप्रेसिव तरीके हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आज हम उस पर डिस्कस नहीं करने वाले हैं। बचे हुए 3 सेंटेंस में आपको क्या बोलना है। तो दोस्तों सपोज करो आपके इंट्रोडक्शन में 5 सेंटेंस है, 5 में से 2 सेंटेंस आपने सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए बोला, अगले 2 सेंटेंस में आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप टॉपिक क्या विषय है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और आप अपने टॉपिक में क्या बोलने वाले हैं, यानी कि आने वाले 2 पैराग्राफ में आप किन बातों को बोलने वाले हो, उसको आपको कम से कम 2 सेंटेंस में आपको एंगेज करना है और बोलना है। और जो 5वां सेंटेंस दोस्तों जो होता है इंट्रोडक्शन का, वो होगा कंक्लूजन ऑफ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, यानी कि आपके कंक्लूजन सेंटेंस को सुन के लोगों को समझ में ये आ जाना चाहिए कि हाँ अब हमारा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है, यानी कि अब इसके बाद हम इंट्रोडक्शन की बात नहीं करेंगे। अगर आप इसको इस तरह से आप एंगेज नहीं करेंगे तो होता यह है कि बीच में लोगों का कनेक्शन टूट जाता है। यानी कि जब आप पैराग्राफ चेंज करते हैं, पैराग्राफ चेंज करने का एज एन ओरेटर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि अगर आप अपने विषय की बात करते हैं, यानी कि जब आप मेन कंटेंट की बात, जब समझाने वाली बात जब आप करेंगे, तो लोग अगर मान के चलिए इंट्रोडक्शन से माइंडसेट को हटा के दूसरे बॉडी पैराग्राफ यानी कि जो मेन कंटेंट है अगर वो उससे आपको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अगेन उनका जो आपने कनेक्शन बनाया ऑडियंस के साथ वो बीच में टूट जाता है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमको ध्यान देने वाली बात होती है वो ये होती है कि अगर मान के चलिए
मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि सपोज करो मुझे बात करना है कोरोना पर, तो अब मेरा कोरोना को मैं कैसे डिफाइन करने वाला हूं। अगर मुझे कोरोना पे बोलना है तो मैं दो इंपॉर्टेंट बातें अपने स्पीच में आपको समझाना चाहूंगा 250 वर्ड के स्पीच में। वो कुछ इस तरह से, पहली तो कोरोना के कारण हमारे डे टू डे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा, और दूसरा और कोरोना के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी। इन दो विषयों पे मैं आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से दो पॉइंट अपने ऑडियंस को 250 वर्ड में समझाने हैं, तो पहला पॉइंट आपका फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ बनता है, दूसरा पॉइंट आपका दूसरा बॉडी पैराग्राफ बनता है। और इन दोनों को ही आपको अपने इंट्रोडक्शन में, यानी कि 40 से 50 वर्ड का जो आपने इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया है, उसमें आपको बोलने की जरूरत है। तो मैं आपको बोल के बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस तरह से आपका इंट्रोडक्शन अपना एक ऐसा आप क्रिएट करेंगे जिसमें दोनों ही बातें आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बता देंगे। तो अगर मान के चलो मुझे इस पे अपना एक इंट्रोडक्शन आपको बोलना है, तो मैं कुछ इस तरह से बोलूंगा कि जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, मगर पिछला 2020 हमने जो भी एक्सपीरियंस किया, यानी कि पूरे वर्ल्ड ने जो भी एक्सपीरियंस किया, वो हम सभी के लिए जीवन बदल देने वाला था। जो चीजें हुई वो अनएक्सपेक्टेड थी, और जो चीजें इजाद हुई, जो चीजें प्रूफ हुई, और हमने जो अपना हम कोर लाइफस्टाइल हम जो भूल चुके थे, वो हमने फिर से आज जिंदा किया। आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित किया, और कोरोना जब चला जाएगा तब हमारी जिंदगी कैसी होगी। तो चलिए जानते हैं कि कोरोना किस तरह से हमारे जिंदगी में अलग अलग प्रकार के इंपैक्ट डालता है। तो दोस्तों, आपने ये देखा कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में सबसे पहले मैंने कोरोना का इंट्रोडक्शन दिया, एक भूमिका बनाई ताकि लोग कनेक्ट हो पाए, लोगों को समझ में आ पाए कि हाँ, मैं अब कोरोना की बात करने वाला हूं। अब कोरोना के बारे में कौन सी मैं दो बातें बोलने वाला हूं, वो मैंने 2 से 3 सेंटेंस में मैंने समझाने की कोशिश की कि कोरोना का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है, और कोरोना आने वाले टाइम में किस तरह से हमारे जीवन में जब कोरोना चला जाएगा तो क्या चेंजेस देकर जाएगा। उसके बाद मैंने एक कंक्लूजन सेंटेंस भी बोला, जहां पे मैंने कंक्लूड किया अपने पैराग्राफ को, यानी अपने पैराग्राफ को समाप्ति दी, यानी कि उसके लास्ट वर्ड बोले आइए चलिए जानते हैं कि कोरोना किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। तो जब मैं ऐसा सेंटेंस बोलता हूं तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस से मैं अपने इंट्रोडक्शन को कंक्लूड कर देता हूं। मैंने आपको शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था, वो था इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, ये पूरे कंटेंट में तो अप्लाई हो गई, मगर ये हर एक पैराग्राफ में भी आपको अप्लाई करना है। यानी कि पहले पैराग्राफ का भी इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होना चाहिए, दूसरे का भी, तीसरे का भी, और कंक्लूजन का भी आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आप अपने हर बार, हर पॉइंट पे, हर पैराग्राफ पे अगर आप इंप्लीमेंट करते चले जाते हैं, तो लोग वहां से इंगेज होते हैं और लोगों का ध्यान आपसे दूर नहीं हटता है। तो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात का ध्यान दें कि हमें जब भी हम अपनी कोई भी कंटेंट को बोले, तो हम कोई भी नई चीज हम डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस ना करें, डायरेक्टली हम उस पॉइंट पे बात ना करें, बल्कि 1-2 सेंटेंस में हम पहले उन बातों को समझाएं और 1-2 सेंटेंस से उस पर्टिकुलर मेन पॉइंट को हम कवर करते हैं। यानी कि ये कुछ ऐसा है कि अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो हम डायरेक्ट गिफ्ट नहीं देते हैं, हम पहले उसको प्रॉपर पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद उसके ऊपर हम रैप करते हैं, गिफ्ट रैपर से रैप करते हैं, और रैपिंग के बाद हम उसके ऊपर स्टिकर चिपकाते हैं, और उसके बाद हम रिबन लगाते हैं, और उसके बाद हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो गिफ्ट लेने में और देने में हमको मजा आता है। ऐसे ही हर एक पॉइंट को आपको कीमती बनाने के लिए आपकी प्रॉपर रैपिंग उसके इंट्रोडक्शन से और उसके कंक्लूजन से होनी चाहिए। अब बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 की। बॉडी पैराग्राफ 1 में जैसे कि हमने 40 से 50 वर्ड में अपना इंट्रोडक्शन बोला, अब हम 70 से 80 वर्ड में अपना बॉडी पैराग्राफ 1 बोलेंगे। बॉडी पैराग्राफ 1 में भी हमको सेम फॉर्मूला लगाना है, यानी कि जो हम बात बोलने वाले हैं, जो हमारी मेन पॉइंट की बात है, उसका भी इंट्रोडक्शन होगा, उसका भी बॉडी होगा और उसका भी कंक्लूजन होगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे। दोस्तों, कोरोना ने हमारे जनजीवन को इस तरह से प्रभावित किया कि हम जितना ज्यादा दुखी हुए उतना ही अपने लोगों के पास आते चले गए। आज हमारे पास हो सकता है कि बहुत सारी समस्याएं जरूर हो, हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम जरूर हो, मगर सच तो यह है कि हमने अपने फैमिली लाइफ को जाना,
हमने अपने रिलेटिव्स की इंपॉर्टेंस को समझा, हमने अपने फैमिली मेंबर्स के इंपॉर्टेंस को समझा। क्योंकि जब लॉकडाउन का समय आया तब हम कंपैरेटिवली अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय दे पाए, उनके साथ हम चेस खेल पाए, उनके साथ हम रामायण एंजॉय कर पाए, और जो एक्चुअल लाइफ, एक ह्यूमन लाइफ, जो हम जिस रीजन से हम इस दुनिया में आए हैं और जिस चीजों को हम एंजॉय करना भूल गए थे जिंदगी की भागदौड़ में, हमें एक बार फिर से वो रिकॉल करने का मौका मिला है। कोरोना जितना आपको नेगेटिव लग रहा है, मुझे लगता है कि जिंदगी में उसने जो बड़े परिवर्तन लाए हैं उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे देखा कि मैंने डायरेक्टली ये नहीं बताया कि कोरोना के काल में हम लोग अपनी फैमिली को टाइम दिए और हमने रामायण देखा। मैंने पहले उसकी भूमिका बनाई, मैंने उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के एक इंट्रोडक्शन दिया जिसमें आप लोग ये समझ पाए कि अब कोरोना किस तरह से हमारे फैमिली लाइफ की इंपॉर्टेंस क्रिएट करके गया है। मैंने पहले ये समझाया, फिर मैंने बात की, और साथ ही साथ मैंने आखिरी लाइन में इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की रैपिंग की, यानी कि रैपिंग करने के बाद मैंने उसको कंक्लूजन दिया, और कंक्लूजन के बाद ही अब आपको ये क्लियर हुआ कि हाँ, अब मैं कोरोना की फैमिली लाइफ के बारे में बात कर चुका हूं, अब मैं कोई भी नई इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं करने वाला हूं। अब बढ़ते हैं हम लोग बॉडी पैराग्राफ 2 की तरफ। अगर बॉडी पैराग्राफ 2 की बात करेंगे तो उसमें भी हमको सेम फॉर्मूला लगाना है। पहला होगा इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा बॉडी और तीसरा होगा कंक्लूजन। तो कोरोना के बाद हमारी जिंदगी कैसी होगी, अब इसके ऊपर हमको बात करना है। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी में कोरोना जैसे आया तो ऐसा लगने लगा था कि अब वो नहीं जाएगा, मगर वैक्सीन की जब बातें होने लगी और जब देश में लॉकडाउन खुलने लगा तो लोगों को एक नई उम्मीद जागी। मगर आज भी हमें ये सतर्कता है कि हम जब भी घर जाते हैं तो हम पहले हाथ धोते हैं, बच्चों से मिलने से पहले हम पहले फ्रेश होते हैं, आसपास गंदगी नहीं फैलाते हैं, एक दूसरे की हाइजीन का ख्याल रखते हैं, जिससे सीजनल बीमारी जो होती थी, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार होता था, आज वो कंपैरेटिवली देखा जा रहा है कि वो पहले से कम हो रहा है। लोगों ने अपने खाने में शुद्धता बरती है, लोगों ने लापरवाहियां कम की है, साथ ही साथ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार की भी भावना जागी। क्योंकि जब दो लोग किसी दर्द से पीड़ित होते हैं, जब दो लोगों का दर्द एक जैसा होता है तो एक दूसरे के प्रति खिंचाव और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बढ़ती है। तो कोरोना भले हमारे जीवन से चला जाए, मगर जो लेसन, जो आत्मीयता, जो इंसानियत आज हम सीख पाए हैं, वो शायद कोरोना के बगैर हम सब में वो आना मुश्किल था। तो दोस्तों, यहाँ पे देखा आपने कि मैंने जब दूसरा पैराग्राफ बोला तब मैंने कोरोना के बाद जीवन कैसा होगा उसके लिए एक इंट्रोडक्शन बोला। 2 से 3 लाइन मैंने समझाई कि कोरोना की क्या इंपॉर्टेंस आज है जब कोरोना हमारे जीवन से जा रहा है। उसके बाद मैंने आप लोगों को यह बताया कि कोरोना के जाने के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, और उसके बाद मैंने उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को कंक्लूड कर दिया। तो मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पे बात की। इंट्रोडक्शन को हमने 4 से 5 सेंटेंस में बोला, जिसमें शुरुआत में इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन था, फिर हम उसके बाद की 2 से 3 सेंटेंस में हमने समझाया कि हम इंट्रोडक्शन में हम किस विषय पर बात करने वाले हैं और आगे किस चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं, और उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को कंक्लूड किया, यानी कि वहां पे उसको समापन किया, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि अब मेरा एक पैराग्राफ खत्म होके मैं दूसरे पैराग्राफ पे बात करने वाला। दूसरे पैराग्राफ में हमने ये जाना कि कोरोना से हमारे फैमिली लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ा, तो उसके लिए भी हमने पहले उसको उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को, उस पर्टिकुलर मेन पॉइंट को हमने इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद 3 से 4 सेंटेंस आपको जो भी बोलना है आप बोलते जाइए। उसके बोलने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि आपको उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को कंक्लूड करना है। फिर जब आप नया पैराग्राफ आप चालू करते हैं तो फिर से आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है, उसके मेन पॉइंट्स को बोलना है, और मेन पॉइंट्स को बोलने के बाद आपको उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को कंक्लूड करना है। तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी पैराग्राफ की तरफ, जो है कंक्लूजन का पैराग्राफ। कंक्लूजन का पैराग्राफ एग्जैक्टली क्या है? कंक्लूजन का पैराग्राफ को भी हमको इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्मेट में ही बोलना है, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि अब हमारा यहाँ पे स्पीच खत्म हो रहा है। तो मैं आपको एक बार मैं बोल के बताता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो कंक्लूजन 3 से 4 सेंटेंस का होना चाहिए। ये किस तरह से होगा? तो दोस्तों, अंत में हम इस बात पर पहुंच पाए हैं कि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये हम पर है कि हम कौन से पहलू को देखना चाहते हैं।
कौन से पहलू को हम एडमायर करना चाहते हैं। मेरे लिए कोरोना का मैं वो पहलू देखना चाहूंगा जिससे हम सबके जीवन में बड़े बदलाव आए और वो परिवर्तन आया जो शायद अगले 10 साल में आता, मगर आज वो 1 साल में ही आ चुका है। आज कोरोना हमारे जिंदगी में हम सभी के लिए एक आपस में जुड़ाव के लिए, आपस में खिंचाव के लिए और नई चीजों को इन्वेंट करने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये नोटिस किया कि मैंने बोला कि अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा या फिर मैं कुछ इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। इस तरह से आप कोई भी लाइन बोल के आप कंक्लूजन को इंट्रोड्यूस करते हो, यानी कि कंक्लूजन की शुरुआत करते हैं। उसके बाद मेक श्योर कि आपने जो पहले बातें की है अपने स्पीच में, आपको उन्हीं बातों को रीपैराफ्रेज करना है, यानी कि उसको फिर से दूसरे शब्दों में परोसना है। उसके बाद जिस आखिरी में आपको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को भी कंक्लूड करना है और कंक्लूजन के टाइम पे आपको ये समझाना है कि अब यहाँ पे आपकी पूरी स्पीच खत्म हो चुकी है। दोस्तों, किसी भी टॉपिक का कंक्लूजन उसी तरह से इंपॉर्टेंस रखता है जैसे कि आप कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और खाना खाने के बाद आप जो आइसक्रीम या फिर कुछ मीठा करके आप खाकर आप अपने खाने को खत्म करते हैं, उसी प्रकार स्पीच में भी उतना ही डिलीशियस आपका कंक्लूजन होना चाहिए। कंक्लूजन के लिए कभी भी अगर आप कोई भी नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हो या नया कोई आइडिया इसमें इंट्रोड्यूस करते हो तो आप ये जानोगे कि कंक्लूजन की वैल्यू नहीं रह जाती है। अगर आपने देखा होगा कि जब स्कूल टाइम में कोई नेता, मंत्री या कोई भी चीफ गेस्ट आके स्पीच देता था तो सबसे इरिटेटिंग मोमेंट क्या होता था, जब वो स्पीकर बोलता था कि मैं अब अपने कंटेंट को, मैं अपने विषय को विराम देना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और ऐसा बोलने के बाद वो फिर से 8-10 मिनट बोल जाता था। वो मोमेंट सबसे ज्यादा इरिटेटिंग होता था। इसी प्रकार हमको ये ध्यान देना होगा कि अगर एक बार आप कंक्लूजन की तरफ बढ़ गए, यानी कि अब आपको अपने टॉपिक को किसी भी तरह से अगले 4 से 5 सेंटेंस में खत्म करना है। कंक्लूजन कभी भी 4 से 5 सेंटेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि कभी भी आप मूवी देखते हैं तो आपको मूवी में क्या याद रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा किसी भी मूवी की आपको शुरुआत और उसका अंत आपको याद रहता है। तो मेक श्योर जब भी आप कोई भी स्पीच दे रहे हो तो पहला तो उसकी शुरुआत बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए और दूसरा उसका एंडिंग हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी आपको अपने कंक्लूजन को नेगेटिव शब्दों में एंड नहीं करना है, कभी भी नेगेटिव एंडिंग नहीं करनी है। भले ही आप किसी नेगेटिव टॉपिक पे बात कर रहे हो मगर उसकी एंडिंग हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा। सपोज करो आप दहेज के ऊपर बोल रहे हैं और दहेज के ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर ज्यादातर नेगेटिव बातें ही होगी, मगर इसको भी आपको पॉजिटिव तरीके से एंड करना आना चाहिए। आप कैसे कर सकते हैं? आप बोल सकते हैं कि चूंकि आज हमारे देश में दहेज की कारण जो महिलाओं पे अत्याचार थे वो बढ़े तो थे, मगर जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती गई वैसे वैसे महिलाओं का शिक्षित होना बढ़ता गया और आज वो समय है कि महिलाएं किसी भी स्तर पे किसी भी पुरुष से कम नहीं है। और आने वाले समय में हमें ये विश्वास है कि 130 करोड़ देशवासियों का देश इस समस्या से, जिस तरह से हम पोलियो से निजात पा चुके हैं, उसी प्रकार हम दहेज से भी पूरी तरह निजात पाएंगे। और एक दिन आएगा जब हमारे देश में किसी भी महिला पर दहेज के कारण किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होगा। धन्यवाद। तो आपने देखा दोस्तों कि इस एग्जांपल में मैंने जो नेगेटिव टॉपिक भी लिया तो नेगेटिव टॉपिक को भी मुझे पॉजिटिव एंडिंग देना आना चाहिए। अगर मैं इसकी पॉजिटिव एंडिंग नहीं दूंगा तो जो ऑडियंस मुझे सुन रही है उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरा इंपैक्ट होगा वो नेगेटिव होगा। तो मेक श्योर कि कभी भी आपकी एंडिंग हमेशा हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए, आपका कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमें नेगेटिव कोई पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं करना है, हमेशा हमें कोई नया आइडिया इंट्रोड्यूस नहीं करना है और 3 से 4 सेंटेंस में हमें अपना टॉपिक को खत्म करना है। और इसी कंक्लूजन के साथ कि आप इसी तरह से सीखते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मेरे साथ जुड़े रहेंगे और हम एक दिन कुछ बड़ा चेंज अपने इस
देश के लिए क्रिएट कर पाएंगे, ताकि हमारे इस स्किल से, हमारे इस सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे लोग फायदा ले पाए और हर कोई अपनी जिंदगी में प्रगति कर पाएगा। ऐसी कामना के साथ आज के वीडियो को मैं एंड करता हूं। नमस्कार।